आज से हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण। बेसिकली देखो, पहले समझते हैं हमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण नाम की आवश्यकता क्यों है। देखो, जैसे कि चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था, हमने बेसिकली आवेश के बारे में पढ़ा था। जो आपका आवेश रहता है वो कैसा रहता है, रुका हुआ रहता है। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में विद्युत क्षेत्र और क्या था आपका विद्युत विभव तथा धारिता। चैप्टर नंबर 1 क्या था, आवेश और विद्युत क्षेत्र। चैप्टर नंबर 2 क्या था, विद्युत विभव तथा धारिता। तो इस चैप्टर में जो आपका आवेश था वो क्या था, रुका हुआ था, मतलब विराम अवस्था में था। तो ये केवल क्या उत्पन्न करा था, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करा था। क्या उत्पन्न करा था, विद्युत क्षेत्र। लेकिन चैप्टर नंबर 3 से आपके आवेश ने क्या कर दिया, चलना स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया, चलना स्टार्ट कर दिया। तो क्या प्रवाहित होना स्टार्ट हुई थी, विद्युत धारा। क्या प्रवाहित होना स्टार्ट हो गई थी, विद्युत धारा, चैप्टर नंबर 3 से। अब चैप्टर नंबर 4 में बेसिकली हमने क्या पढ़े कि जब आपकी विद्युत धारा क्या करेगी, चलेगी। तो ऑस्टेड ने एक प्रयोग किया था जिसके द्वारा हमें ये समझ आया था कि विद्युत धारा यदि है तो क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये किसने बताया था, ऑस्टेड ने बताया था। तो बेसिकली चैप्टर 1 और 2 में आवेश रुका हुआ था तो क्या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करा था। चैप्टर नंबर 3 में आपके आवेश ने चलना स्टार्ट किया तो क्या बहना स्टार्ट हो गई, विद्युत धारा। और बेसिकली जब विद्युत धारा बह रही थी तो ऑस्टेड ने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। अब बेसिकली मनुष्य कैसा होता है, जिज्ञासु होता है किसी बात को जानने के लिए। तो उसने ये सोचा कि जब विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है, जब विद्युत धारा बहने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है, तो क्या इसका उल्टा नहीं हो सकता कि यदि हम क्या करें, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करें और आपकी विद्युत धारा अपने आप उत्पन्न हो जाए। बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आपका चालक तार है, इससे यदि मैं क्या करता हूँ, विद्युत धारा आगे प्रवाहित करता हूँ तो इसके चारों क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपका एक चालक तार हो, उसमें से कोई धारा प्रवाहित ना हो, लेकिन जैसे हम इसे चुंबकीय क्षेत्र बी में रखे तो इसमें से क्या प्रवाहित होने लगे, धारा प्रवाहित होने लगे। अब इंसान ने ऐसा सोचना स्टार्ट कर दिया। बेसिकली जब विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है तो उसका उल्टा भी सही होना चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र से क्या उत्पन्न हो जाए, विद्युत धारा। तो इसी के लिए बहुत सारे क्या किए गए, प्रयोग किए गए। और चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा के बनने की संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। तो बेसिकली अब बहुत सारे प्रयोग होना स्टार्ट हो गए, बेसिकली कि चुंबकीय क्षेत्र से क्या विद्युत धारा उत्पन्न हो सकती है। अभी इसकी कोई जानकारी नहीं थी, बहुत सारे प्रयोग हो रहे थे। तो क्या चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा उत्पन्न की जा सकती है, इसके लिए एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था, फैराडे। क्या नाम था, फैराडे। तो जो साइंटिस्ट थे फैराडे, इन्होंने क्या किए, अपने प्रयोग किए। उन प्रयोगों के आधार पे ये सिद्ध हो गया कि चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा उत्पन्न हो सकती है। अब उसका जो प्रयोग है, बेसिकली वो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि फैराडे का प्रयोग क्या है, इससे क्या निष्कर्ष निकला। जैसे ऑस्टेड का प्रयोग था ना, ऑस्टेड का प्रयोग क्या है, इससे क्या निष्कर्ष निकला, क्या परीक्षण आपको देखने को मिला। तो वैसे ही फैराडे का प्रयोग क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो फैराडे का प्रयोग क्या है, सबसे पहले देखेंगे कि प्रयोग क्या था उनका। उसके बाद देखेंगे कि जब उन्होंने प्रयोग किए तो उन्हें प्रेक्षण क्या देखने मिला। प्रैक्टिकल को ऐसे किया जाता है, सबसे पहले प्रयोग देखा जाता है, कैसी व्यवस्था करनी है, उसके बाद प्रेक्षण लिया जाता है। प्रेक्षण लेने के बाद निष्कर्ष निकाले जाते हैं, और निष्कर्ष निकालने जाने के बाद बेसिकली परिणाम निकाले जाते हैं कि उसका परिणाम क्या निकला। मान निष्कर्ष और परिणाम बेसिकली वही है। उसके बाद आते आपके नियम। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि फैराडे ने प्रयोग क्या किया था बेसिकली। तो देखो फैराडे ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, एक चल कुंडली धारा मापी ली। क्या ली, चल कुंडली धारा मापी ली। चल कुंडली धारा मापी क्या होती है, बेसिकली इसकी सहायता से हम किसका मापन कर सकते हैं, धारा का मापन कर सकते हैं। ये क्या हो गई, आपकी चल कुंडली धारा मापी हो गई। जहां में से ये जो है बेसिकली ये क्या है, आपका गैल्वेनोमीटर, जो कि हमें बताएगा, और इसे हमने एक परिपथ के साथ जोड़ दिए। तो फैराडे ने अपने प्रयोग को करने के लिए क्या लिया, एक चल कुंडली धारा मापी ली। और उन्होंने क्या किया, एक जो चुंबक था उसे यहाँ पर रख दिया, और चुंबक क्या था, नॉर्थ सिरा और ये था साउथ सिरा। बेसिकली हमें क्या करना था, चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा उत्पन्न की जा सकती है वो देखना था। अब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कौन करेगा, चुंबक करेगा। तो बेसिकली हमें किसे लाना था, चुंबक को लाना था। अब बेसिकली जब हम चुंबक को लाएंगे तो विद्युत धारा उत्पन्न होगी, पता कैसे चलेगा, ऐसे नहीं, उसके लिए हमें कोई ना कोई उपकरण लेना पड़ेगा। अमीटर को ले नहीं सकते, क्यों, क्योंकि अमीटर जो होता है उसकी सुग्राह्यता बहुत कम होती है। बेसिकली चल कुंडली धारा मापने की सुग्राह्यता बहुत अधिक होती है, मतलब कि थोड़ी सी यदि धारा प्रवाहित हो गई तो फट से विक्षेप दिखा देता है, और वो भी बहुत अधिक विक्षेप दिखाता है। मैंने बताया था ना 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर ही बहुत अधिक इसका विक्षेप आ जाता है, बेसिकली 0.05 एम्पियर।
इसलिए हमने चलकुली धारामापी को लिया, मीटर को नहीं लिए और बेसिकली इस चुंबक को लिए। अब देखो ये है इनका पहला फैराडे के प्रयोग का ये था पहला प्रयोग, ऐसे समझ सकते हो। तो उन्होंने क्या किया, चलकुली धारामापी ली और ये पहला स्टेप समझ सकते हो, चलकुली धारामापी ली और उस चलकुली धारामापी के पास एक चुंबक को लाके केवल रख दिया। क्या कर दिया, ये चलकुली धारामापी है, ऐसे चुंबक को लाके केवल रख दिया। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर कोई भी विक्षेप नहीं मिल रहा है, मतलब कि इस गैल्वेनोमीटर में जो आई का मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब केवल चुंबक को ले जाकर रख देने से धारा का प्रवाह नहीं होगा, ये बात तो सिद्ध हो गई। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस चुंबक को चलाना स्टार्ट किया। बेसिकली क्या किया, इस चुंबक को चलाना स्टार्ट किया, ये वो गैल्वेनोमीटर। अब इस उन्होंने चुंबक को क्या किया, चलाना स्टार्ट किया और उन्हें कहां चलाया, आगे की ओर चलाया। बेसिकली कहां चलाया, आगे की ओर चलाया। तो जैसे चुंबक आगे की ओर जा रहा था, बेसिकली क्या हो रहा था, जैसे चुंबक आगे की ओर जा रहा था तो इसमें हमें धारा का मान 0 नहीं मिला। इस बार धारा का मान 0 नहीं मिला, गैल्वेनोमीटर ने विक्षेप दिखाना शुरू कर दिया। मतलब जब हम चुंबक को क्या कराते हैं, गति कराते हैं, तब बेसिकली गैल्वेनोमीटर में क्या प्राप्त होता है, विक्षेप, मतलब कि धारा का मान 0 नहीं होता है। ये किया। फिर उन्होंने तीसरे में क्या किया, बेसिकली तीसरे स्टेप में ये जो चुंबक था इसे चुंबक ले जाके यहाँ पर उसने इस प्रकार से रख दिया। फिर से उसने चुंबक को पकड़ा और ले जाके ऐसे रख दिया। अब जैसे उसने पहले ऐसे था तो कोई भी धारा नहीं बह रही थी, फिर चलाना स्टार्ट किया तो धारा का प्रवाह होना स्टार्ट हुआ, विक्षेप आना स्टार्ट हुआ। अब जैसे उसने ले जाते वापस उसके पास में जाके रख दिया तो फिर से धारा का मान कितना प्राप्त हो रहा था, 0 प्राप्त हो रहा था। मतलब कि बेसिकली आपकी धारा क्या प्राप्त हो रही थी, 0 प्राप्त हो रही थी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि चलो पास ले जाने से तो क्या हो रहा है, धारा का प्रवाह हो रहा है, लेकिन जब रुका हुआ है तो धारा का प्रवाह नहीं हो रहा। अब मैं क्या करता हूँ, इससे दूर ले जाता हूँ बेसिकली। तो जो चौथा स्टेप था वो क्या था, इनका दूर ले जाने का था। तो ये हो गया आपकी गैल्वेनोमीटर और ये हो गया आपका चलकुली धारामापी हो गई इस प्रकार से। और अब क्या किया उन्होंने, ये जो चुंबक था इसे उन्होंने क्या किया, गति कराना स्टार्ट किया। वो भी किस दिशा में, इस दिशा में गति करना स्टार्ट किया। इन्होंने फिर से क्या देखा कि इस बार फिर से विक्षेप देखने मिल रहा है, इस बार फिर से विक्षेप देखने मिल रहा है, धारा का मान 0 नहीं मिल रहा है। जैसे इस चुंबक को हमने गति कराना स्टार्ट की, पांचवा इन्होंने क्या किया, ये जो है बेसिकली फिर से इस प्रकार से गैल्वेनोमीटर ले लेते हैं, फिर से इन्होंने ऐसे गति करवा लेते हैं, वापिस ले जाके इन्होंने यहाँ पर रख दिया। फिर से देखा कि यहाँ पर जो कोई भी विक्षेप प्राप्त नहीं हो रहा है, मतलब जो धारा का मान है वो कितना है, 0 है। तो इन्होंने क्या प्रयोग किया, सबसे पहले चलकुली धारामापी लिया और इस चलकुली धारामापी के पास एक चुंबक ले जाकर रख दिया। बेसिकली ये वाला था चुंबक, तो इस चुंबक को ले जाके रख दिया तो कोई भी धारा का प्रवाह नहीं हुआ। लेकिन जैसे इन्होंने इसे गति कराना स्टार्ट हुआ तो इसमें विक्षेप देखना स्टार्ट हुआ, मतलब कि धारा का मान 0 नहीं है, धारा प्रवाहित हो रही, तब ये विक्षेप दिखा है। उसके बाद तीसरे में क्या कि ऐसे ले जा रहे थे, ले जाके पास में ले जाके रख दिया। इन्होंने क्या देखा कि फिर से धारा का मान कितना हो गया, 0 हो गया। चौथा इन्होंने क्या किया, बेसिकली ये जो आपका चुंबक था इस चुंबक को फिर से यहाँ पे लाके रख दिए। अब इसे उन्होंने इस दिशा में जहां से लाए थे उसी दिशा में ले जाने लगे। तो जैसे वो ले जाने लगे तो फिर से यहाँ पर विक्षेप दिखाई देने लगा, मतलब कि धारा का मान 0 नहीं था। अब वो ले जा रहे थे, वापस ले जाके उन्होंने रख दिया और जैसे उन्होंने ले जाके रख दिया तो उन्हें फिर से कोई विक्षेप प्राप्त नहीं, मतलब धारा का मान कितना प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। तो बेसिकली क्या था, इनका प्रयोग था। और इससे हमें प्रेक्षण क्या देखने मिला, पहला प्रेक्षण कि जब हम इस चुंबक रखा हुआ रहता है तो यहाँ पर कोई भी विक्षेप प्राप्त नहीं होता, हमारा धारा का मान कितना है, 0 है। लेकिन जैसे आपका चुंबक गति करना स्टार्ट करता है तो यहाँ पर विक्षेप प्राप्त होता है, मतलब कि धारा का मान 0 नहीं है। फिर से ले जाके हम रख देते हैं तो धारा का मान फिर से 0 मिल रहा है, मतलब कि यहाँ पर कोई विक्षेप नहीं आया है। फिर से क्या करते हैं, हम धारा को उसी दिशा में ले जाते हैं जिस दिशा से हमने लाए थे, तो फिर से यहाँ पर हमें क्या देखने मिलता है, विक्षेप देखने मिलता है, मतलब कि धारा का मान 0 प्राप्त नहीं होता है। और पांचवें में बेसिकली हम ले जाके रख देते हैं जिससे कि धारा का मान 0 मिलता है, अर्थात कोई भी विक्षेप प्राप्त नहीं होता। तो बेसिकली ये था प्रयोग और ये हो गया प्रेक्षण। अब बेसिकली हमें क्या सोचना है कि इसका कारण क्या था। हमने ये तो देख लिए कि जब हम पास ला रहे थे तो विक्षेप, तो धारा का मान 0 मिल रहा है, मतलब जब हम नहीं ला रहे थे, रुका था, तो धारा का मान 0 मिल रहा है। जब हम गति करवा रहे तो धारा का मान 0 नहीं मिल रहा है, विक्षेप प्राप्त हो रहा है। तो उसका कारण क्या था, अब हमें वो जानना था। तो फैराडे ने क्या किया, वो कारण बताया हमें कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो देखो कारण क्या था, बेसिकली हमेशा याद रखना, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, इस दुनिया में जो धारा का प्रवाह होता है, बेसिकली यहाँ किसका प्रवाह हो रहा है, धारा का प्रवाह हो रहा है ना, तभी तो विक्षेप दिखा रहा है,
तभी तो मान शून्य प्राप्त हो रहा है। तो धारा का प्रवाह केवल तब होता है, धारा को हमेशा याद रखना, जब भी समझना है ना धारा का कॉन्सेप्ट, तो हमेशा उसे पानी की तरह समझना। किसकी तरह? पानी की तरह समझना। तो बताओ पानी फ्लो कब करता है? जब स्तर का अंतर होता है। जैसे कि मान लेते हैं ये क्या होगा, पानी टंकी हो गई और एक पानी टंकी हो गई। बेसिकली ये आपकी जमीन है, बताओ इसकी कुछ ऊंचाई है और इसकी ऊंचाई क्या है, इतनी सी है। तो बताओ मान लेते हैं 2 मीटर पे रखी है, ये 5 मीटर पे रखी है और इसे यदि मैं इस प्रकार से पाइप से जोड़ देता हूं तो क्या धारा का प्रवाह होगा? मतलब कि जो पानी का प्रवाह होगा बिल्कुल होगा, क्योंकि ऊंचाई पर रखे हुए हैं। ऊपर वाली पानी टंकी से नीचे वाली पानी टंकी में पानी का प्रवाह होगा, यदि यहाँ पर पानी हो तो। पानी भी होना जरूरी है, पानी नहीं होगा तो प्रवाह कहां से होगा? तो यदि इस पानी टंकी और इस पानी टंकी में पानी भरा हो, साथ ही साथ स्तर का अंतर हो, तो अवश्य ही पानी होगा। इसलिए देखना जहां पर भी पानी टंकी लगी रहती है बहुत अधिक ऊंचाई पे लगी रहती है। आप देख लेना कहीं पर भी घरों में जो पानी टंकी लगी रहती है सबसे ऊंचाई पे रखी होती है ताकि आसानी से पानी नीचे फ्लो जाए। लेकिन यदि यही कहां पर रख दी जाए, इसके एकदम बराबर लेवल पे रख दी जाए, तो क्या स्तर का अंतर है? नहीं। ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर की ऊंचाई पे है, तो क्या धारा का प्रवाह होने वाला है? नहीं होने वाला। मतलब कि जो पानी का प्रवाह होता है वो केवल तब होता है जब किसका अंतर हो? ऊंचाई का अंतर हो। ये बात अब पानी मतलब कि इस प्रकार से धारा समझ सकते हो। मतलब धारा का प्रवाह केवल तब होगा जब आपका किसका अंतर होगा? स्तर का अंतर होगा या अंतर होगा बेसिकली। तो यहाँ पर भी धारा का प्रवाह हो रहा है, मतलब किसी ना किसी चीज का यहाँ पर अंतर आ रहा होगा। तो देखो उसी अंतर को हमें समझना है। देखो बेसिकली ये क्या आपका चुंबक है, अपने और चारों ओर क्या उत्पन्न करेगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। चुंबकीय क्षेत्र को यदि मुझे बताना है तो किसका उपयोग करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का उपयोग करते हैं। ये चैप्टर 6 तभी समझ में आएगा जब चैप्टर नंबर 1 2 3 4 पूरी तरह से डन हो। हाँ तो देखो चुंबक क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र, उस चुंबकीय क्षेत्र को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनाते हैं। बेसिकली चुंबकीय क्षेत्र क्या है? रेखा कैसी होती है? इस प्रकार से चुंबक हो तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा कुछ इस प्रकार से होती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। तो बेसिकली ये भी क्या है आपका? एक चुंबक है, तो ये भी क्या उत्पन्न करेगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखा जिसे हम प्रदर्शित करते हैं, तो आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कुछ ऐसा उत्पन्न होगा जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है वो कुछ ऐसा उत्पन्न होगा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा से मैंने दिखा दिया। अब बताओ हम मान लेते हैं जब इस स्थिति में रखा है तो इससे कौन कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखा गुजर रही है? 2 गुजर रही है। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा गुजर रही है, वो कितनी गुजर रही है? 2 गुजर रही है, ये यहाँ पर रखा है। अब बताओ मैंने टाइम मतलब कि स्टॉपवॉच ले लिया, उस स्टॉपवॉच को चालू किया, पहले सेकंड में भी कितने गुजर रही थी? 2 गुजर रही थी, अगले सेकंड में भी 2 ही गुजरी, क्योंकि बेसिकली ये क्या रखा ही हुआ है, तो क्या गति कर रहा है? नहीं है, गति नहीं कर रहा है तो बेसिकली रखा हुआ है। तो अभी भी कितने गुजरी? 2। एक सेकंड बाद देखूंगा तो 2 ही गुजरेगी, फिर देखूंगा तो 2, मतलब कि ये रखा हुआ है तो इससे 2 ही गुजरेगी। लेकिन जैसे मैं चलाना स्टार्ट करूंगा तो बताओ पहले जब ये यहाँ रखी थी तो कितनी गुजर रही थी? 2 गुजरेगी। लेकिन जैसे मैंने चलाना स्टार्ट किया तो कितनी गुजरेगी? 3 गुजरेगी। मैं और पास लाऊंगा क्योंकि बेसिकली दूर थी इसलिए 2 गुजर रही थी, अब मैं धीरे धीरे पास ला रहा हूँ तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा की संख्या 2 से क्या होगी? 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 हो गई बेसिकली। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? अंतर आ रहा है। किसका अंतर आ रहा है? जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उनमें क्या हो रहा है? अंतर हो आ रहा है। 3 और 2 में कितने का अंतर है? 1 का। 4 और 3 में, 5 और 4 में, 6 और 5 में कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। मतलब बेसिकली यहाँ पर अंतर है जैसे कि यहाँ पर था, है ना? तो यहाँ पर अंतर था तभी किसका प्रवाह हुआ? धारा का प्रवाह हुआ। यहाँ पर अंतर था क्या? नहीं था, इसलिए धारा का प्रवाह नहीं हुआ और आई का मान कितना मिला? 0। लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे हम पास में ला रहे हैं तो बेसिकली जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है उसकी संख्या क्या होगी? बढ़ रही है। पास ला रहे 2 से 3 हुई, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 हुई, इस प्रकार से। तो बेसिकली 6 चुंबकीय क्षेत्र रेखा गुजर गई जिससे कि धारा का प्रवाह हो गया। अब बेसिकली फिर से यहाँ पर लाके हमने इसे रख दिए। बताओ कितने चुंबकीय क्षेत्र रेखा गुजर रही थी? यहाँ से 6 गुजर रही थी, अब लाके बस हमने इसे रख दिए। तो क्या कोई चुंबकीय क्षेत्र रेखा गुजरेगी? अभी भी कितनी थी? 6। अगले टाइम भी देखोगे 6 ही दिखेगी, अगले टाइम भी 6 ही दिखेगी, ये 6 ही बने रहेगी क्योंकि लाके इसे हमने रख दिए। तो क्या कोई अंतर है? 6 और 6 में अंतर? 0 का। 6 और 6 में अंतर? 0 का। अगले 6 और 6 में अंतर? 0 का। तो बेसिकली जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन नहीं हो रहा है, अंतर कोई भी नहीं उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पर धारा का प्रवाह नहीं है, आई का मान कितना है? 0 है। लेकिन यहाँ पर बेसिकली कितने गुजर रहे थे? जब यहाँ पर रखे थे तो 6 गुजर रहे थे, लेकिन जैसे मैंने इसे इधर लाना स्टार्ट हुआ, अब ये 6 से कितनी होगी? 5 होगी,
6 से 5 होगी, कम होते जाएगी ना दूर जाएगी तो 5 से कितनी होगी 4, 4 से कितनी होगी 3, 3 से कितनी हो जाएगी 2। तो जब ये यहाँ रखती थी तो 6 गुजर थी, जैसे हम इसे क्या करते इधर लाना स्टार्ट करते तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो गुजर रही वो उसकी संख्या क्या होगी, कम होगी। 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 हो गई। और जैसी 2 हो गई मैंने क्या कर दिया, इसे यहाँ पर लाके रख दिया पहले वाली स्थिति। तो बताओ अभी ये क्या हुआ है, 2 2 पे है, अगले सेकंड भी 2 पे जाएगा, अगले सेकंड भी 2, तो क्या यहाँ पर अंतर है, बिल्कुल नहीं, सिर्फ धारा का मान 0 है, धारा प्रवाहित होती है। लेकिन यहाँ पर अंतर है, 6 से 5 हो रहा है, 5 से 4 हो रहा है, 4 से 3, बढ़ना जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा बढ़नी ही चाहिए, बढ़े या घटे कुछ भी हो, लेकिन अंतर होना चाहिए, क्योंकि अंतर के कारण क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है, यदि पानी हो तो बेसिकली जो धारा का प्रवाह निकला वो किसके कारण निकला, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो रहा था। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो रहा था समय के साथ में, तो बेसिकली यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित हुई नहीं। यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं थी उनकी संख्या में बढ़ रही थी, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, इसलिए विद्युत धारा का प्रवाह हुआ और धारा का मान 0 प्राप्त नहीं हुआ। फिर से यहाँ पर क्या हो गया, परिवर्तन रुक गया, मतलब परिवर्तन ही हो रहा था तो धारा का मान क्या हो गया 0। फिर से यहाँ पर परिवर्तन स्टार्ट होना हो गया, जैसे 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, परिवर्तन हो रहा है, कम हो रहा है लेकिन हो तो रहा है। बेसिकली यहाँ पर परिवर्तन फिर से रुक गया, मतलब कि जब जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में क्या होगा, परिवर्तन होगा, या तो बढ़ेगी आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखा या कम होगी, तब तब किसका प्रवाह होगा, धारा का प्रवाह होगा, जैसे कि यहाँ पर होता है ऊंचाई के अंतर के कारण। तो बेसिकली इन्होंने पहले प्रयोग किया, मैंने प्रेक्षण समझा, इसके बाद उन्होंने कारण दिया कि बेसिकली जब आपका चुंबक गतिमान होता है तो जो चुंबकीय जो कुंडली से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उनकी संख्या में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसके कारण किसका प्रवाह होता है, धारा का प्रवाह होता है बेसिकली। तो इन्होंने इसे किस प्रकार से डिफाइन किया, इन्होंने कहा जब चुंबक और कुंडली के मध्य कौन सी गति होती है, सापेक्ष गति होती है। कौन सी गति, सापेक्ष गति का मतलब होता है एक दूसरे के लिए चलना, बेसिकली सापेक्ष गति, जैसे कि मान लो ये 5 मीटर प्रति सेकंड चल रहा है, ये भी 5 मीटर प्रति सेकंड चल रहा है दोनों, तो बताओ जब दोनों आगे बढ़ेंगे ये गति तो कर रहे हैं लेकिन सापेक्ष गति नहीं। सापेक्ष गति वो गति होती है जिसमें मतलब कि अंतर हो, ये 5 मीटर से चल रहा है तो 4 मीटर प्रति सेकंड से चलना चाहिए, तो ये होती है सापेक्ष गति। ये भी 5 मीटर प्रति सेकंड से, भी 5 मीटर प्रति सेकंड से, दोनों ही समान से चल रहे हैं, तो क्या इनमें कभी अंतर आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, तो बेसिकली वो सापेक्ष गति होगी। तो जब कुंडली और चुंबक के मध्य क्या होती है, सापेक्ष गति होती है, यदि ये आपका रुका है तो ये चलना चाहिए, और यदि ये चल रहा है तो ये रुका होना चाहिए। बेसिकली जब चुंबक और कुंडली के मध्य क्या होती है, सापेक्ष गति होती है, तब कुंडली से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है, जिससे एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जो कि किसे प्रेरित करता है, एक धारा को प्रेरित करता है उत्पन्न होने के लिए। इसी धारा को हम क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं, और इसी घटना को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। जब चुंबक और कुंडली के मध्य सापेक्ष गति होती है तब कुंडली से संबंधित, इससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या के मान में परिवर्तन होता है, जिससे एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। विद्युत वाहक बल का मतलब वह बल जो कि विद्युत को वाहक करने में उसकी सहायता करता है, वाहक यानी ले जाना, मतलब कि वह बल जो कि विद्युत को ले जाता है, तो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जो कि एक धारा को प्रेरित करता है कि धारा तू प्रेरित हो जा, जिससे कि आपकी धारा उत्पन्न होती है, और इसी धारा को क्या कहते हैं, बेसिकली हम प्रेरित धारा कहते हैं, और इसी घटना को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो बेसिकली ये क्या हो गया, फैराडे का ये पहला नियम था। फैराडे ने 2 नियम दिया था, जो फैराडे का पहला नियम है ना, वो वही है जो कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा है। जब कुंडली और चुंबक के मध्य सापेक्ष गति होती है तब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। बेसिकली जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या है ना, इसे एक नया नाम दिया गया है। वो क्या दिया गया है, देखो समझना यहाँ पर। बेसिकली हमने विद्युत फ्लक्स पढ़े थे। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, जो आपका फाई ए रहता है, सॉरी फाई ई रहता है। विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, तो वो मतलब होता है ई डी एस कॉस थीटा। क्या होता है बेसिकली, ई डी एस कॉस थीटा, जहाँ पर विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश, और थीटा होता है क्षेत्रफल सदिश और आपके विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण। और बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, बेसिक मतलब क्या होता है इसका, बेसिक मतलब
इसका देसी मतलब होता है कि गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, ये क्या होती है, विद्युत फ्लक्स। उसी प्रकार से आपका और एक फ्लक्स होता है चुंबकीय फ्लक्स। क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स। और जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो होता है आपका बी ए कॉस थीटा। क्या होता है, बी ए कॉस थीटा होता है। अब इसका मतलब होता है गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या। चुंबकीय फ्लक्स का मतलब कुछ नहीं होता, इसका एक ही मतलब होता है गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या। यदि मान लेते हैं इस प्रकार से कोई आकृति है, इसमें से यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा गुजर रही है तो बताओ इसका चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाएगा, 3। यदि 3 चुंबकीय क्षेत्र रेखा गुजर रही तो इसका चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाएगा, 3। यदि 4 गुजर रही होगी तो 4। तो चुंबकीय फ्लक्स का मतलब होता है गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या। तो कितने चुंबकीय क्षेत्र गुजर रही है, 4। तो विद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, 4। तो देखो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या है वो कितनी है, 2 है। जो चुंबकीय फ्लक्स है वो कितना है, 2 ही है। कुछ समय बाद में चुंबकीय फ्लक्स 2 ही है, कुछ समय बाद में चुंबकीय फ्लक्स 2 ही है। तो क्या चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है, नहीं। लेकिन यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है। और चुंबकीय फ्लक्स का मतलब होता है गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन। तो बेसिकली चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन से क्या उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे कि एक धारा उत्पन्न होती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। और यही क्या कहलाती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहलाती है। मतलब जब चुंबक और कुंडली के मध्य सापेक्ष गति होती है, जब चुंबक और कुंडली के मध्य सापेक्ष गति होती है तब कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिससे कि एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जो कि कुंडली के भीतर एक धारा को प्रेरित करता है। किसे प्रेरित करता है, धारा को प्रेरित करता है। इस धारा को क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। और बेसिकली यही घटना क्या कहलाती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। मतलब यहाँ से स्पष्ट होगा कि यदि इस प्रकार से आपको कोई चालक तार है, इसके चारों यदि कोई चुंबकीय क्षेत्र हुआ तो इसमें से ऑब्वियस सी बात है धारा बहना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब हमें बेसिकली ये मालूम चला कि नहीं, चुंबकीय क्षेत्र से भी विद्युत धारा उत्पन्न होती है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और इसे किसने बताया, फैराडे ने बताया। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो परिभाषा है वही क्या है, फैराडे का पहला नियम है। इतनी बात समझ में आती है। अब बेसिकली देखेंगे हम फैराडे का दूसरा नियम। अब बताओ ये जो है बेसिकली आपकी क्या है, चुंबक है। यदि इसे मैं तेजी से पास करूंगा तो बताओ ये जो परिवर्तन है वो भी क्या होगा, तेजी से होगा। या जहां 2 से क्या हो रहा था, 3 होता है, वो 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा। क्योंकि यदि मैं धीरे धीरे लाऊंगा तो एक एक परिवर्तन आएगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में। लेकिन यदि मैं एकदम तेजी से लाऊंगा तो 2 से सीधे 4, सीधे आपके पहले चुंबकीय क्षेत्र रेखा 2 गुजरेगी। अब मैं तेजी से ला रहा हूं तो सीधे 4 गुजरेगी, और तेजी से लाऊंगा तो 6 गुजरेगी। तो देखो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन भी क्या होगा, तेजी से होगा। मतलब कि मैं जितना तेजी से लाऊंगा उतना ही तेजी से क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। पहले जहां 1 सेकंड में चुंबकीय फ्लक्स के मान में केवल 1 का परिवर्तन हो रहा था। कितने का परिवर्तन, 1 का। 2 से कितना हो रहा था, 3। 1 का परिवर्तन होता है, 3 से 4 1 का परिवर्तन होता है। अब वही परिवर्तन 1 सेकंड में कितना होगा, 2 का होगा, 2 से 4। मतलब कि जो 1 सेकंड में जो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बेसिकली 1 सेकंड में चुंबकीय फ्लक्स के मान में जो परिवर्तन है वो बढ़ जाएगा। तो बेसिकली आपका विद्युत वाहक बल भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है उतना ही विद्युत वाहक बल बढ़ता है। यदि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन कम हो रहा है तो विद्युत वाहक बल भी कम उत्पन्न होगा। और विद्युत वाहक बल कम उत्पन्न होगा तो प्रेरित धारा भी क्या होगी, कम उत्पन्न होगी। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ही धारा को उत्पन्न करता है। विद्युत वाहक बल जितना ज्यादा, धारा भी उतनी ज्यादा। विद्युत वाहक बल जितना कम, धारा भी उतनी कम उत्पन्न होगी। तो बेसिकली चुंबकीय फ्लक्स के मान में जितना अधिक परिवर्तन होगा एकांक समय में, 1 सेकंड मतलब एकांक समय में जितना अधिक परिवर्तन होगा उतना ही अधिक क्या उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, उतनी अधिक धारा उत्पन्न होगी। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जो आपका E होता है, E मतलब विद्युत वाहक बल, बेसिकली जो आपका विद्युत वाहक बल E होता है वो किसके बराबर होता है, d phi upon dt। बेसिकली इसके समानुपाती होता है d phi upon dt। और d phi upon dt का मतलब क्या होता है, एकांक समय में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन, d phi v upon dt। ऑब्वियसली बात है, एकांक समय में चुंबकीय फ्लक्स के मान में जितना अधिक परिवर्तन होगा, एकांक समय में चुंबकीय फ्लक्स के मान में जितना अधिक परिवर्तन होगा उतना अधिक क्या उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा।
होगा ना, जितना मैं तेजी से लाऊंगा मतलब कि उतनी ही तेजी से क्या बढ़ेगी आपकी चुंबकीय रेखाओं की संख्या, और उतनी ही तेजी से क्या होगा विद्युत फ्लक्स के मान में परिवर्तन, मतलब कि जो एकांक समय में विद्युत फ्लक्स के मान में परिवर्तन है यदि वो ज्यादा उत्पन्न होता है तो आपका विद्युत वाहक बल भी क्या होगा, ज्यादा उत्पन्न होगा। तो यही क्या है आपका फैराडे का द्वितीय नियम। पहला नियम क्या था, जब चुंबक और कुंडली के मध्य सापेक्ष गति होती है तब कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है जिससे एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जो कि धारा को प्रेरित करता है। इस धारा को क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं, और इस घटना को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये था पहला नियम। परिभाषा से पूछती तो आपको पहला नियम को ज्यों का त्यों लिख देना है। उसके बाद द्वितीय नियम क्या है कि जो आपका कुंडली में उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल है वो एकांक समय में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन के क्या होता है, बराबर होता है। और साथ ही साथ यहाँ पर किसका निशान आता है, माइनस का। और माइनस का निशान क्यों आता है, इसका कारण जब आप लेंज का नियम पढ़ेंगे, किसका नियम पढ़ेंगे, लेंज का नियम पढ़ेंगे, तब आप समझेंगे कि बेसिकली माइनस का निशान क्यों आया। तो ये था आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण और फैराडे के दो नियम।